ऑलराइट। सो बेसिकली आज का और कल का दिन मेरा बहुत ज़्यादा बिजी रहा है और कल का दिन भी मेरा बिजी रहेगा, लेकिन एक शॉर्ट सा मैसेज जो कि पीएमए 149 के इंटरव्यू के हवाले से वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करता चलूँ। और उससे पहले मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि कल मेरी रिहर्सल थी जो कि कॉन्वोकेशन के लिए थी। कॉन्वोकेशन मेरा कल होने वाला है, तो उस रिहर्सल का कंप्लीट व्लॉग मैंने अपने दूसरे चैनल के ऊपर जाके शेयर किया। आप ज़रूर जाके उस चैनल को विज़िट कीजिए, उस चैनल को सब्सक्राइब करें और उस वीडियो को भी लाइक करके शेयर तो मैं नहीं कहूँगा, बिकॉज़ वो कंटेंट मतलब ऐसा नहीं है कि आप किसी को नॉलेज दे रहे हो। दैट इज़ ऑल काइंड ऑफ अ व्लॉग। सो आप उस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कैसी है वीडियो और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अब आते हैं हम अपने कंटेंट की तरफ वापस। पीएमए 149 के इंटरव्यू के हवाले से मैंने जो बातें आपसे करनी थी वो ये हैं कि हमने जितने भी एक्सपीरियंसेस देखे हैं पीएमए 149 के इंटरव्यू के हवाले से, उसमें कोई कंसिस्टेंसी नहीं पाई जा रही। एक बच्चा लाहौर सेंटर में इंटरव्यू देने के लिए जाता है, उसका एक्सपीरियंस बिल्कुल डिफरेंट होता है, और एक बच्चा जो उसके बाद जाता है उसी सेंटर में इंटरव्यू देने के लिए उसकी निस्बत। तो इसका मतलब ये है कि हम ये नहीं कह सकते कि हमसे एक ही तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तमाम के तमाम कैंडिडेट से। मुख्तलिफ़ कैंडिडेट से मुख्तलिफ़ तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, और एक कैंडिडेट अगर जाता है तो उसके सामने सम टाइम एक ऑफिसर है, सम टाइम 2 हैं, सम टाइम 3 हैं। सम टाइम कैंडिडेट्स ये भी कह रहे हैं कि एक तरफ कैमरा लगा होता है, सम टाइम कैंडिडेट्स कह रहे हैं कि एक तरफ कैमरा नहीं लगा होता। सम टाइम्स कैंडिडेट्स ये कह रहे हैं कि उर्दू में हमने बोला था, सम टाइम कैंडिडेट्स कहते हैं कि इंग्लिश बोलना मस्ट है। तो ये मैं अपना सारे ख़्याल आपके साथ शेयर करता चलूँ। इंग्लिश बोलना मस्ट नहीं है। अगर आप इंग्लिश बोल सकते हैं तो आप ज़रूर बोलिए, अगर आप नहीं बोल सकते तो कोई कंपल्शन नहीं है कि आप इंग्लिश ना बोलने की वजह से नॉट रिकमेंड कर दिए जाओगे। लेकिन हाँ, जब आप थोड़ा सा लैंग्वेज बैरियर आता है तो वहाँ पे हमारा कॉन्फिडेंस जो है वो थोड़ा सा फॉलो अप करता है। गिरने की कोशिश नहीं करानी है आपने, अपने कॉन्फिडेंस को आपने फुली कॉन्फिडेंट रहना है, क्योंकि आपको अपना पैगाम किसी दूसरे शख्स तक उर्दू या इंग्लिश में पहुंचाने के काबिल होना चाहिए। अगर आप समझते हैं कि आप उर्दू में बेहतर तरीके से अपना पैगाम पहुंचा सकते हैं तो आप उससे इजाज़त लीजिए एंड देन उसको एक्सप्लेन कर दीजिए। एक क्वेश्चन मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछा गया था कि मैट्रिक में हमारे अच्छे मार्क्स आते हैं, एफएससी हमारे कम मार्क्स आते हैं, तो हम इसका क्या जवाब दें अगर हमसे ये पूछा जाए कि सर आपसे अगर आपसे ये सवाल किया जा रहा है कि मैट्रिक में आपके मार्क्स जो है वो 900 है, इंटरमीडिएट में आपके 800 हैं या 850 हैं, 700 है, तो ये मार्क्स कम क्यों हुए? तो इसका जवाब क्या होना चाहिए? देखिए, इसके पीछे अगर आप रीज़न को समझते हैं तो जवाब उसके अंदर ही शामिल होगा। रीज़न ये है कि सबसे पहली चीज़ तो ये है कि एफएससी का जो सिलेबस है वो थोड़ा-सा ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू मैट्रिक। और एफएससी में जो चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है मार्क्स लेने के लिए वो होता है कॉन्सेप्ट। मैट्रिक में इतने ज़्यादा कॉन्सेप्ट को नहीं सिखाया जाता, नहीं बताया जाता, क्योंकि साइंस में फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी वो हम पहली दफ़ा पढ़ रहे होते हैं। तो हम क्रैम करके पूरे-पूरे मार्क्स ले लेते हैं। लेकिन एफएससी में चूँकि 100 मार्क्स का पेपर होता है, तो वहाँ पे सिलेबस ज़्यादा होने की वजह से, टाइम शॉर्ट होने की वजह से इतने ज़्यादा मार्क्स नहीं आ पाते। और इंटरमीडिएट का जो कैलेंडर ईयर होता है वो एज़ कम्पेयर टू मैट्रिकुलेशन वो थोड़ा कम होता है। तो ये भी एक रीज़न हो सकती है मार्क्स ना आने की। अगर आप ये समझते हैं कि आप जितनी मेहनत आपने मैट्रिक में किया उतनी ही आप इंटरमीडिएट में करेंगे तो आपके ऑब्वियसली मार्क्स कम आएंगे, क्योंकि इंटरमीडिएट में सिलेबस ज़्यादा है, इंटरमीडिएट में कॉन्सेप्ट है, इंटरमीडिएट थोड़ा सा मुश्किल है, एडवांस लेवल है। तो आपको उतने ही मार्क्स लेने के लिए जितने आपके मैट्रिक में थे, आपको उससे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप ये समझते हैं कि जितनी मेहनत मैट्रिक में थी उतनी इंटर में की और आपके उतने ही मार्क्स आ जाएंगे, तो ये बहुत मुश्किल चीज़ है। इंटरमीडिएट काफ़ी थोड़ा सा डिफरेंट है, मुश्किल है, ख़ास तौर पे सेकंड ईयर का कैलकुलस, केमिस्ट्री और सब्जेक्ट्स काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंसिव और एडवांस है, क्योंकि उसके बाद आपने यूनिवर्सिटी में जाना होता है। तो आप ये रीज़न दे सकते हैं कि सिलेबस जो है वो थोड़ा ज़्यादा होता है और काफ़ी टफ होता है सिचुएशन इंटरमीडिएट के जितने भी साइंस सब्जेक्ट्स हैं, तो इस वजह से मार्क्स नहीं आते। और दूसरी तरफ अगर हम कंपलसरी सब्जेक्ट्स की बात करें, इंग्लिश, उर्दू, तो उसमें तो मोर देन 90 लेना बहुत मुश्किल होता है। तो इस वजह से मार्क्स जो हैं वो कम आते हैं। आप ये रीज़न पेश कर सकते हैं। अब आते हैं कमिंग बैक टू द पॉइंट। ये तो मैंने क्वेश्चन का आंसर दिया जो कैंडिडेट ने मेरे से पूछा था, वो ये था कि वट एवर द रीज़न इज़ यू आर गोइंग टू योर पीएमए 149 इंटरव्यू, 2-3 चीज़ों का ख्याल आपने लाजमी रखना है। एक चीज़ आपकी ड्रेसिंग, दूसरी चीज़ आपने थोड़ा सा फोकस करना है अपनी लुक के ऊपर, अपने गेटअप के ऊपर कि आप क्या कैसे दिख रहे हैं आप। सम टाइम ये होता है कि कैंडिडेट जल्दी जल्दी में पहुंचता है लेट होने की वजह से, और बगैर बाल बनाए, मतलब एक अजीब सी सिचुएशन है जब आप हेलमेट पहन के जा रहे हो, बाल आपके बिल्कुल ख़राब हो जाते हैं जब आप हेलमेट पहन के जाते हो, और वहाँ पे आप बाल सेट किए बगैर ही
क्यू में जाके बैठ जाते हो, रो में जाके बैठ जाते हो और उसके बाद आप इंटरव्यू देने चले जाते हो। तो ये मैं नहीं समझता कि ये कोई अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। आप बिफोर टाइम पहुंचने की कोशिश करें वहाँ पे। अगर आप पैशनेट हैं, अगर आप जाना चाहते हैं, अगर आप ऐसे ही टाइम पास करने के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो फिर आपकी मर्ज़ी। लेकिन अगर आप पैशनेट हैं इस हवाले से तो आपको टाइम से पहले जाने की कोशिश करनी है। वहाँ पे सेट रखना है आपने ख़ुद को, आपने अपने कपड़ों को सेट रखना है, आपने अपने फेस को सेट रखना है, उसको साफ़ रहने देना है आपने, ठीक है। उसके बाद आपने अपने बालों को देखना है कि आपके बाल कैसे हैं, आप दिख कैसे रहे हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। जब आप रूम में एंटर होने लगते हैं तो आपसे बातचीत बाद में की जाती है। पहले आपके गेटअप को देखा जाता है, आपके ड्रेसिंग को देखा जाता है, क्या वो साफ़ सुथरी है, क्या वो प्रेस है। ये नहीं देखा जाता कि वो नई है कि पुरानी है। 2-3 चीज़ें, ड्रेसिंग में नया होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन ड्रेसिंग में साफ़ सुथरा होना और प्रेस होना, आयरन होना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। दूसरा, आपके बाल अब आपकी बालों की रिक्वायरमेंट के मुताबिक बने हुए हैं कि नहीं बने हुए हैं। अब ये नहीं है कि आपके बाल जो हैं वो स्पाइस नहीं बन सकता उनका, तो आप ज़बरदस्ती जो है वो करें। दैट्स ऑल। आपकी बियर्ड क्लियर होनी चाहिए। अगर आप बियर्ड रखते हैं, क्लीन शेव रखते हैं तो क्लीन शेव होनी चाहिए। मतलब ये देखिए, क्लियर होना चाहिए, यहाँ पे क्लैरिटी होनी चाहिए। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं इंटरव्यू में। बाकी कॉन्फिडेंस ऑलवेज़ मैटर करता है। अपनी स्टेटमेंट में आपने करेक्ट क्लैरिटी रखनी है। मतलब अगर आपसे एक पॉइंट पूछा जा रहा है तो आपने या तो राइट को चूज़ करना है या लेफ़्ट को चूज़ करना है। ये नहीं है कि राइट को भी और लेफ़्ट को भी, नो, यू हैव टू गो विद दैट पर्टिकुलर पॉइंट। राइट है तो उसके राइट से ही एक्सप्लेन किया जाएगा, उसी के ऊपर आपने कंसिस्टेंट रहना है, उसी के ऊपर आपने फिक्स रखना है खुद को। अगर लेफ़्ट है तो वो ऑब्वियसली लेफ़्ट भी आप रहेंगे। अगर आप ये कहेंगे कि राइट भी है, लेफ़्ट भी हो सकता है, तो इट मीन्स दैट यू आर डबल माइंडेड, यू आर कन्फ्यूज़ कि आपको क्या जवाब देना है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है। जाते-जाते मैं फिर कहूँगा, टाइम आउट विद हसीब लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, कमेंट्स में मिलेगा, ज़रूर जाके देखिए। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।